देखिए, यूपीएससी का जो अपना सिलेक्शन का प्रोसेस है, उससे चुनौतियां तो बहुत होती हैं। कई अलग अलग टाइप से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कोई भी एस्पिरेंट सही जब वह यूपीएससी की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करता है सीएससी के लिए, तो उसके सामने कई अलग अलग टाइप की चुनौतियां होती हैं। वह चाहे एज लिमिट को लेकर हो, अटेम्प्ट लिमिट लेकर हो, या कट ऑफ को लेकर हो, या रिजर्वेशन को लेकर हो, या एजुकेशनल बैकग्राउंड को लेकर हो। अब देखिए, यहाँ पर समझने वाली बात यह है, आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, जीरो से लेकर फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाता तब तक। देखिए चुनौतियां कितनी होती हैं। सबसे पहली चुनौती होती है कि आपकी एज लिमिट क्या है और एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। अब देखिए, आपको यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट में कई अलग अलग बैकग्राउंड के स्टूडेंट मिलते हैं। कोई होता है आर्ट स्ट्रीम से, कोई होता है साइंस से, कोई कॉमर्स से, तो कोई और किसी ऐसे मतलब सब्जेक्टों को लेकर अपना 12th किया हुआ होता है, जिसका हो सकता है यूपीएससी की प्रिपरेशन में कोई रोल ना हो। अब उसके सामने चुनौतियां ये आएंगी कि उसको एकदम से नया कुछ पढ़ना पड़ेगा। पहले एक सिंपल में आप प्रोसेस समझते हैं। देखिए, आईएएस या आईपीएस बनने के लिए यूपीएससी सबसे पहले फॉर्म फिल कराता है। फॉर्म फिल कराने के जो स्टेज हैं वो 3 स्टेज हैं, प्री, मेंस एग्जाम और आपका पर्सनालिटी टेस्ट, जिसे इंटरव्यू भी बोलते हैं। ठीक है, इंटरव्यू कह लो या पर्सनालिटी टेस्ट कह लो, ये 3 स्टेज होते हैं। इन तीनों स्टेज पर आपकी कट ऑफ लगती है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। तो मतलब एक चैलेंज यहां पर यह भी है कि आप किस कैटेगरी के आते हैं, उसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको मेहनत करनी होती है। अब देखिए, ये हमारा देश का सिस्टम है, जो पीछे हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए रिजर्वेशन रखा जाता है। अब आप चाहे उसे सही मानिए या गलत मानिए, लेकिन जो अभी प्रोसेस है वो है, उससे आपको गुजरना पड़ेगा। अब आपकी कैटेगरी क्या है, उसके हिसाब से आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आपको इसमें से किस स्टेज पर कितनी मेहनत करनी होगी, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से यहां पर चीजें डिसाइड होती हैं। देखिए, प्रीलिम्स में जनरल या ईडब्ल्यूएस या ओबीसी, एससी, एसटी या जो लोग विकलांग होते हैं, उनके लिए अलग अलग मार्क्स निर्धारित किए जाते हैं और ये अलग अलग हर साल होता है। मतलब पहले से डिसाइड नहीं होता है कि मान लीजिए प्रीलिम्स में 200 मार्क्स हैं, तो यहां पर पहले से आपको नहीं बताया जाएगा कि आप 200 में से 150 ले आइए या 100 ले आइए, हम आपको ले लेंगे। यहां पर बताया ही नहीं जाता, कुछ पहले से डिसाइड नहीं होता है। आप एग्जाम दीजिए, यूपीएससी के लोग देखते हैं एग्जाम देने के बाद कि कितने स्टूडेंट 100 से ऊपर मार्क्स लेके आए हैं और फिर वो किस कैटेगरी के हैं, और गवर्नमेंट ने जो उनको बोला है जो रिजर्वेशन के लिए, उसके अकॉर्डिंग भी उनको लेना होता है। ना तो केवल वो जनरल वाले ले सकते हैं, ना केवल ओबीसी वाले, ना केवल एससी एसटी वाले, उनको सभी को ध्यान में रखते हुए मेंस एग्जाम में बैठने का मौका देना होता है। ये थोड़ी जटिल प्रक्रिया होती है, इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगी कि आपको लगे एकदम से हाँ समझ में आ गई। हाँ, ये मान के चलिए कि कट ऑफ अलग अलग कैटेगरी वाइज होती है। तो प्रीलिम्स आपका सबसे पहला चैलेंज है। उससे पहले आपकी एज लिमिट, एज लिमिट में भी कैटेगरी के हिसाब से चैलेंज है, अलग अलग चुनौतियां हैं। जनरल कैटेगरी में आते हैं 21 से 32 साल तक आप एग्जाम दे सकते हैं। ओबीसी में आते हैं 21 से लेकर 35 साल तक एग्जाम दे सकते हैं, और एससी और एसटी में आते हैं 21 से लेकर 37 साल तक आप एग्जाम दे सकते हैं। तो मतलब अलग अलग कैटेगरी वाइज आपके लिए यहाँ पर क्राइटेरिया रखा गया है, तो ये भी एक आपके लिए चैलेंज है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। उसी हिसाब से आपको ध्यान में रखना है कि मैंने इस एज पर प्रिपरेशन स्टार्ट की है, तो मेरा सिलेक्शन इस एज तक हो जाना चाहिए, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर मतलब डिसाइड किया गया है, या कहे तो क्राइटेरिया रखा गया है। तो जब आप प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं अलग अलग साल के अलग अलग कट ऑफ के हिसाब से, जैसे कि मान लीजिए आप 2024 में एग्जाम देंगे, 2024 में एग्जाम देंगे प्रीलिम्स का, तो आपकी क्या कैटेगरी है, उस कैटेगरी के हिसाब से वो लोग बताएंगे। एग्जाम देने के बाद चेक करेंगे पहले कि कितने स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए हैं, तो वो 8 से 10,000 के बीच में स्टूडेंट को क्वालिफाई करते हैं मेंस एग्जाम के लिए। उसमें जनरल कैटेगरी वालों के लिए अलग कट ऑफ रहती है मेंस के लिए, ओबीसी वालों के लिए अलग रहती है, एससी एसटी वालों के लिए अलग रहती है। तो पहला चैलेंज आपका एज लिमिट और एजुकेशनल बैकग्राउंड, जो मैंने बताया पहले। अब यहां पर यह भी चीज नहीं है कि आपका साइंस ही है तभी आप यूपीएससी एग्जाम दें।
दूसरी चीज फायदेमंद यहाँ पर ये भी चीज है कि भले ही आपके 12th में कितने भी मार्क्स आए हों, ग्रेजुएशन में भले ही कितने मार्क्स आए हों, चाहे आप एक दो बार फेल हो चुके हों, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इन सारी चीजों से छूट दी जाती है। वो लोग कहते हैं कि आप पहले क्या थे हमें इससे मतलब नहीं है, आज आप क्या है ये चीज दिखाइए। और ये चीज अच्छी भी है कि हो सकता है कल किसी का टाइम ऐसा नहीं था कि वो ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पाता, या कोई भी कारणवश उसको पढ़ने का मौका नहीं मिला, तो इसीलिए आज उसके लिए मौका दिया जाता है कि आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए और एग्जाम में दिखाइए हमें कि आप कितनी मेहनत करने वाले हैं, कितने लोगों को पीछे छोड़ सकते हैं, तो उसी आधार पर हम आपको लेंगे। तो ध्यान में रखना होगा कि आपके 12th में ग्रेजुएशन में कितने भी मार्क्स आए हैं, कितने परसेंटेज, चाहे बहुत ज्यादा आपने टॉप किया हो या आप सबसे नीचे रहे हो, कोई मतलब नहीं है। और हर साल ये चीज भी देखी जाती है कि जो अधिकतर जो स्टूडेंट होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जिनका कोई स्पेशल बैकग्राउंड नहीं होता है, ना ही वो स्पेशल कोई टॉपर होते हैं। मतलब अब वहां पर हजारों की भीड़ है, अब आप कह दोगे कि नहीं हमने तो ऐसे आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर के बारे में सुना है जो पहले अच्छे परफॉर्म कर चुके हैं, टॉपर रह चुके हैं, आईआईटीएन थे या किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अच्छा टॉप किया, अच्छे मार्क्स लेके आए, तो देखिए वो चीज अलग है, वो लोग भी मिलते हैं। लेकिन मैं अधिकतम की बात कर रहा हूं, अधिकतर स्टूडेंट ऐसे ही मिलते हैं जो एक सिंपल बैकग्राउंड के होते हैं, जिन्होंने कभी किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में टॉप नहीं किया होता है और एक ना ही बड़े अच्छे लेवल पर मतलब पैसे वाले होते हैं, ना ही उन्हें ज्यादा सुविधाएं मिली होती हैं, और फिर भी वो आज अपने टाइम को बदल के यूपीएससी के एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं। तो ऐसी भी चीजें हैं। आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, आपकी कोई भी कंडीशन हो, आप ये मान के चलिए आप अमीर हैं तब भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं, गरीब हैं तब भी कर सकते हैं, पहले टॉपर थे तब भी कर सकते हैं, और पहले टॉपर नहीं थे तब भी कर सकते हैं। यहाँ पर मेन बात ये होती है कि आज आप क्या हैं, उसी के आधार पर आपको यहाँ पर मौका मिलता है। तो प्रीलिम्स एग्जाम में कट ऑफ के हिसाब से आपको पहला चैलेंज मिलता है। दूसरा चैलेंज मेंस एग्जाम में मिलता है। मेंस एग्जाम में भी कैटेगरी के हिसाब से आपको इंटरव्यू में भेजने का मौका दिया जाता है, और वो भी मेंस में कितने मार्क्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग। आप प्रीलिम्स एग्जाम दिए, इसमें आपके जो भी मार्क्स आए हैं, अगर आप मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं, फिर प्रीलिम्स के मार्क्स को यहीं से खत्म कर दिया जाता है। और जो फाइनल जो आपका सिलेक्शन होता है वो होता है मेंस एग्जाम के मार्क्स के ऊपर और इंटरव्यू के मार्क्स के ऊपर। मतलब प्रीलिम्स को एक जरिया बनाया जाता है बात छटनी करने का। प्रीलिम्स एग्जाम के मार्क्स का कोई रोल नहीं होता है आपके फाइनल सिलेक्शन में, बस वो एक जरिया है आपको मेंस एग्जाम में बैठाने का। मतलब वो एक छटनी कर लेते हैं। देखिए हर साल लगभग 10 लाख के आसपास लोग अप्लाई करते हैं और 5 से 6 लाख लोग प्रीलिम्स देते हैं। अब वो 5 से 6 लाख लोगों के लिए मेंस एग्जाम देने का मौका नहीं देते हैं, उसमें से छांट कर अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से केवल और केवल 8 से 10,000, 12,000, 11,000 ऐसे लोगों को केवल छांटते हैं और उनको मेंस एग्जाम में बिठाते हैं। और ऐसी जिनको 8 से 12,000 के बीच में मेंस एग्जाम देने का मौका देते हैं, अब उनमें से सबको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाते हैं। अब उनमें से मुश्किल से 2 से 4,000 के बीच में, कभी 2,500, कभी 3,000, तो कभी 3,500, तो कभी 4,000 के आसपास स्टूडेंट को बुलाते हैं, बाकी सबको पीछे छोड़ देते हैं। अब आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, आपने मेंस क्वालिफाई किया और आप इंटरव्यू तक पहुंचते हैं, मान लीजिए 3-4 हजार की लिस्ट में आ जाते हैं, फिर भी उसमें से 1,000 लेनी है, बाकी जो 2,000 है 3,000 है उनको भी पीछे छोड़ना है। तो जब आप फिर से अप्लाई करेंगे, फिर से आपको फिर वही प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है कि आप मेंस निकाल चुके हैं तो दोबारा से आप अप्लाई करेंगे तो सीधे इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा, ऐसा भी यहाँ पर नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। आप अगर डिसक्वालीफाई हो जाते हैं तो फिर से आपको उसी प्रोसेस से गुजरना होता है और उसी रिजर्वेशन के जो क्राइटेरिया है, जो उसका अपना चार्ट है, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से उन सब से आपको गुजरना होगा। ये चीज भी उसी से डिसाइड होती है। तो आपको चैलेंज जो मिलते हैं प्रीलिम्स में मिलते हैं, मेंस एग्जाम में मिलते हैं, इंटरव्यू में मिलते हैं, और जो फाइनल आपका जब सिलेक्शन होता है उसमें भी आपको उसी हिसाब से चैलेंज देखने को मिलता है कैटेगरी के हिसाब से। बस सबसे बढ़िया चीज क्या है कि यहाँ पर किसी के मान लीजिए ग्रेजुएशन में 90% मार्क्स आए हैं और किसी की ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स आए हैं, तो यहाँ पर उनको समान नजर से देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि आप टॉपर हैं तो आपके लिए हम अलग से कोई व्यवस्था कर देंगे, नहीं है, सब बराबर हैं। टॉपर हो तो मेंस एग्जाम में, प्रीलिम्स एग्जाम में और इंटरव्यू में टॉपर बन के दिखाओ तो आपके लिए अलग से सुविधाएं मिलती हैं, मतलब आपका सिलेक्शन हो जाता है।
और जो नहीं दिखा पाते हैं उनको पीछे छोड़ दिया जाता है। तो इसलिए ये सबसे बढ़िया बात यह है कि आपका पास्ट क्या था उस चीज को नहीं देखा जाता है। मतलब इतना तो देखा जाता है कि आपने 12th पास किया हो, आपने ग्रेजुएशन पास किया हो, लेकिन इस तरीके से नहीं देखा जाता है कि आप टॉपर ही होनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा ना कि कुछ वैकेंसियां ऐसे निकलती हैं कि कहा जाता है कि ग्रेजुएशन में या 12th में 75% होनी चाहिए मार्क्स, या उससे ज्यादा होनी चाहिए, या 90% होनी चाहिए, या 60 प्लस होनी चाहिए। तो ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जो आप थे वो हटा दो, बस पास होनी चाहिए। बाकी आप यहाँ पर दिखाइए कि आप क्या हैं। तो ये सारे चैलेंज मिलते हैं जब कोई एस्पिरेंट आईएएस की तैयारी करता है या आईपीएस की तैयारी करता है, और इन सारी चुनौतियों से निकलकर ही वह आगे बढ़ता है और उसका सिलेक्शन भी होता है। हर तरीके के यहाँ स्टूडेंट आपको मिलेंगे, अच्छे बैकग्राउंड के, बेकार बैकग्राउंड के। बस पिछला बैकग्राउंड क्या था इससे कोई मतलब नहीं है। आज आप अपना अच्छा बना लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाए।